खेल के मैदान से के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं हुमायूं और हम मिल रहे हैं SHQ रेडियो एक्टिव पे इतवार के रोज, जहां साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 2.5 दिन में 1 इनिंग और 12 रन से हरा दिया। पूरे मैच में इंग्लैंड ने 82.4 ओवर खेले और 1 इनिंग साउथ अफ्रीका ने खेली 89 ओवर खेले उसमें उनने। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पहली इनिंग में 45 के करीब ओवर इंग्लैंड खेलता है, दूसरी में 37.4 ओवर इंग्लैंड खेलता है। यानी इंग्लैंड के बैट्समैन टिक नहीं पाए, बिल्कुल खेल नहीं पाए। अगर आप पहले टीम देखें दोनों की, तो 2 एजिंग फास्ट बॉलर्स के साथ इंग्लैंड मैदान में उतरता है। एक थोड़े कम एक्सपीरियंस पॉट्स और उसके बाद एक स्पिनर लीच और एक ऑलराउंडर जो स्टोक्स हैं। उन्हें खासी बॉलिंग की इसमें, लेकिन उनकी घुटने का मसला है, नी इशू है, तो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है उनका। वहाँ साउथ अफ्रीका 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरता है, जिनकी रफ्तार 85 से 95 मील फी घंटा है, और एक मंजा हुआ स्पिनर महाराज। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता और एक्सपेक्टेड तरीके से उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, और इंग्लैंड विदाउट ओपनर ही खेल रहा है पिछले 6-7 महीने से, काफ़ी देर से। बहुत ओपनर ट्राई किए, कोई नहीं चला। सिबली और बर्न्स कुछ देर चले थे, क्रॉली तो बिल्कुल बेकार। अब लीज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं स्ट्रगल करने की, क्योंकि पहले 3 जो हैं वो टेम्पो सेट करते हैं इनिंग का, जो इंग्लैंड नहीं कर पाता है। यहाँ नोकिया की बॉलिंग और रबाडा और जेनसन की बॉलिंग बहुत बेहतरीन रही। और हम एनालाइज करें फर्स्ट इनिंग को इंग्लैंड की, पोप 73, स्टोक्स 20, ब्रॉड 15, लीच 15, 8 एक्स्ट्रा 131 रन, टोटल स्कोर 165। अब खुद हिसाब लगाइए बाकी प्लेयर्स ने क्या किया। अब इंग्लैंड की दूसरी इनिंग भी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद पहली इनिंग आएगी साउथ अफ्रीका की। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग, इसमें लीज 35, ब्रॉड 35, स्टोक्स 20 और बाकी कुछ भी नहीं। फिर आप हिसाब लगा लिए, 20 खिलाड़ी आउट हुए, 20 प्लेयरों में से सिर्फ 7 डबल फिगर्स में गए 2 इनिंग में इंग्लैंड की, और 13 डबल फिगर्स में न जा सके। और ये जो 7 हम गिन रहे हैं, इसमें 2 इनिंग में ब्रॉड है और 1 में लीच है, यानी वो 7 में से 3 बॉलर हैं। बैट्समैन का कंप्लीट फेलियर है मैच में। और दूसरी इनिंग में बैक ब्रेकिंग स्पेल रहा नोकिया का, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए, और उसके बाद बिल्कुल इंग्लैंड संभल नहीं सका। फिर रबाडा के 2, यानसन के 2, लेकिन कमाल की जो कैप्टनशिप एल्गार ने की है कि तीसरे दिन उनने 7वें ओवर में महाराज को लाया, और महाराज 2 विकेट पहले वही ले गए, और इंग्लैंड की कहानी खत्म होनी शुरू हो गई। इंग्लैंड डगमगा गया। बहुत सोच समझ के और संभल के कैप्टनशिप किया उन्होंने। अब आप देखिए साउथ अफ्रीका की बैटिंग, 1 इनिंग खेली, एल्गार 47, अरवे 73, पीटरसन 24, यानसन 48, महाराज 47, नोकिया 28। तो जो इनकी टीम है, इसमें तकरीबन हर प्लेयर डबल डिजिट में गया है, और पीछे वालों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जो पार्टनरशिप 7वें विकेट की रही ना, रबाडा और महाराज की 72 रनों की, उससे साउथ अफ्रीका का टोटल बहुत ऊपर चला गया। और वहाँ शॉर्ट बॉलिंग की कोशिश बॉलर्स ने लगातार की। बाद में जो विकेट 2 ब्रॉड ने लिए, वो फुल लेंथ बॉलों पे लिए। ये सिंड्रोम समझ नहीं आ रही है, अकल समझ नहीं आ रही है कि टेलर को शॉर्ट करेंगे वो आउट होगा, नॉर्मल बॉल करेंगे तो क्यों नहीं आउट होगा। पूरे मैच में अगर सबसे लंबी साझेदारी किसी की रही इंग्लैंड की तरफ से, वो 55 रन की रही, वो स्टोक्स और ब्रॉड की रही। और 55 में से 35 रन ब्रॉड ने बनाए। जो समझ गए थे मैच हार गए, वो लपेटे हिटे वटे मार रहे थे। तो जम के ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई जिसने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को प्रेशर में लाया हुआ, ये मौका ही नहीं मिला। अब देखिए इंग्लैंड का मामला ये है, वो हेवीली डिपेंडेंट है रूट और बेयरस्टो की बैटिंग पे, और बीच में कभी स्कोर करें पोप या कोई और स्कोर करें। बाकी बैटिंग में उनका कबर्ड, अंग्रेजी में कहते हैं जैसे, इस बेयर। अब यही विकेट है जिस पे साउथ अफ्रीका के बॉलर खेलने नहीं देते हैं इंग्लैंड को। चलिए पहली इनिंग में कंडीशंस थी, दूसरी इनिंग में क्या हुआ, और यही विकेट है जिस पे इंग्लैंड के बॉलर लीस्ट इंप्रेसिव हैं, और एक लंबी ओपनिंग साझेदारी कर लेता है साउथ अफ्रीका। फर्स्ट इनिंग्स में 1 इनिंग खेली, उसमें एंडरसन हो सकता है अगले मैच में 5 विकेट ले,
ब्रॉड टॉप विकेट लें, हो सकता है। लेकिन जो इन बिटवीन मैचेस होते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनके चलने तक जो बाकी मैचेस हैं उनमें कौन डिलीवर करेगा। स्ट्राइक बॉलर मेडन ओवर करने के लिए मैच में नहीं होता है, टेस्ट मैच में वो विकेट लेने के लिए होता है। ये मामला है इंग्लैंड का। और मेरे ख्याल में ऑली रॉबिन्सन बाहर बैठे हैं, फिट हैं, लास्ट ईयर के उनके बेस्ट बॉलर थे, एशेज में भी बेस्ट बॉलर थे, वो आ जाएंगे। लेकिन ओपनर कहाँ से ढूंढेंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक और चीज़ बड़ी है ख़ास इंग्लैंड की, जो प्लेयर काउंटी में या फर्स्ट क्लास में फॉर्म में होता है उसको कभी नहीं खिलाते हैं। हैरी ब्रुक्स ने दुनिया भर के रन बनाए हैं, पिछले 4 महीने से वो 11 से बाहर बैठे हुए हैं। हाल ही में हेनरिच रिटायर हो गए, उनके 47 फर्स्ट क्लास 100 बना के। आप कमेंटेटर बॉक्स में मार्क निकलस को सुनते होंगे। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने वक्त पे बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, लेकिन टेस्ट कभी नहीं खिलाया। लगा रहा इंग्लैंड कराली जैसे लोगों के साथ। तो इंग्लैंड हैज़ लॉट टू थिंक। इंग्लैंड कैन स्ट्राइक बैक, मगर साउथ अफ्रीका की इस बॉलिंग के खिलाफ, इस बैटिंग को रन बनाने हैं थोड़ा मुश्किल है। अब लोगों ने बात की, हमने कहा था ये इनका बॉल बाज है, वो क्या भी नॉनसेंस है, वो नहीं चलेगा। अब रिजल्ट के बाद तो सब बोलते हैं, लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ जब उन्होंने इंडिया और न्यूजीलैंड को हराया कि मामला बड़ा उल्टा है, बड़ा गंभीर है। इतना आसान नहीं है कि 2-3 मैच आपने जीत लिए, आप ऐसे ही खेलते रहेंगे और जीत जाएंगे। और एक और बात है, उनमें चौथी इनिंग में कुछ मैचेस जीते, इसमें चौथी इनिंग हुई नहीं। फिर एक और बात, अपोजिशन जान गया है वो आपको ये खेल खेलने देगा या कि नहीं। इंग्लैंड ने ये खेल तो खेला ही नहीं इस टेस्ट में जो हार गए। वो हार्ड हिटिंग खेल का तो मौका ही नहीं मिला, तो हम कैसे कहेंगे जो स्ट्रेटजी स्टोक्स की और मैकलम की है वो फेल हो गई। वो तो स्ट्रेटजी अपना ही नहीं सके। अगर उन्हें वही खेल खेला होता तो फिर हम कहते सही है कि उन्हें गलत काम किया है, मकाना क्रिकेट खेली। ऐसा नहीं हुआ। क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका, उन्हें हर वक्त उनको प्रेशर में रखा और मैच जीत गए। सीरियस क्रेडिट गोज टू एल्गार फॉर वंडरफुल कैप्टनशिप अवार्ड फ्रॉम बैटिंग। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में आपसे बात हुई, जो मेल जमा हो गई थी उसके मैंने जवाब दिए और काफ़ी मेल जमा हुई थी। और आज भी फिर मेल आया है। इश्ताक मंसूर कहते हैं कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं 23 से 27 तक, और इसमें फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। सही बात है, आईसीसी इस पर खामोश है। आईसीसी कोई कोशिश तो कर सकता है, पेशरफ्त तो कर सकता है कि कहीं ये 2 मुल्क आपस में खेलें और टेस्ट चैम्पियनशिप भी उससे रिलेवेंट हो जाए। 2025 में पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच खेल रहा है कुल साल में। ऐसे बाकियों को बिल्कुल टेस्ट मैचेस से खामोश और बाहर रखा गया है। फिर आपने टेस्ट स्टेटस दिया क्यों नए मुल्कों को? और अगर टेस्ट मैचेस कम ही खेलने थे इन सबको और इन्हीं 3 मुल्क को खेलने थे, फिर आपने ये बनाना ही नहीं था शेड्यूल, फिर इन्हीं ममालिक पे छोड़ देना था, वो खुद अपनी टेस्ट सीरीज़ तय करें। ज़हीर अब्बास है नागरिक कुपवारा से, ये कहते हैं कि क्या प्लेयर्स की मैच फ़ीस होती है, कितनी फ़ीस मिलती है और हाउ मच दे गेट। आज इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि आज सेगमेंट वगैरह की वजह से प्रोग्राम लंबा हो रहा है, लेकिन ज़हीर अब्बास अगले प्रोग्राम में इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगा। वाजिद गुलजार को पिछला प्रोग्राम पसंद आया है, जीनियस को भी पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पिंगलीना पुलवामा से शेख फयाज़, पाकिस्तान की बॉलिंग प्रिटी ऑर्डिनरी है, नीदरलैंड के साथ भी वो सिर्फ 16 रन से पहला मैच जीते और सही कुछ नहीं किया उनने। और दूसरा मैच आपने देखा होगा तो कहानी बदल गई थी। और इतनी जल्दी हम डिसमिस नहीं कर सकते किसी बॉलिंग लाइनअप को, किसी टीम को। आपने देखा नीदरलैंड ने 300 रन तो बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। और आगे लिखते हैं, डू यू थिंक शोएब मलिक एंड आसिफ अली शुड हैव बीन मेड द पाक एशिया कप स्क्वाड? मैं कितनी बार इसका जवाब दे चुका हूँ आपको कि शोएब मलिक नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स में। इस प्रोग्राम में जिसके नीचे लिखा है इसमें भी बात हुई है, फिर वही सवाल आप पूछ रहे हैं। आसिफ अली की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। मलिक शिराज इंग्लिश त्राल से, वाई आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स आर गुड फील्डर्स लाइक दे आर एजाइल क्विक एंड फास्ट, और बड़े क्विक होते हैं, और उसके मुकाबले में एशिया के फील्डर जो हैं वो मोटे होते हैं और सुस्त होते हैं। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, वो ज़माना चला गया। ज़बरदस्त एजाइल फील्डर इंडियन टीम में, ज़बरदस्त कैच लेने वाले। अब किसी फील्डर को नॉर्मली छुपाना नहीं पड़ता है मैदान में,
और पाकिस्तान टीम में भी अब अगर आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त नए फील्डर आए हैं जो अच्छी फील्डिंग करते हैं। जिस चीज़ का आपने लिखा है, कैचिंग की तो आपने बात नहीं की, एजिलिटी की बात की। एजाइल बहुत फील्डर है, श्रीलंका के फील्डर बहुत से एजाइल है। हाँ, इशू क्या है, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ उनसे कैच छूटते हैं, लेकिन एजिलिटी कम नहीं है, स्पीड कम नहीं है फील्डर्स की। दारूफ का सवाल पूर्वा जाडोरा से, उसका भी ताल्लुक जो पहले एक सवाल का जवाब मैंने दिया था वह उसी से है कि बिग 3 सारे मैचेस खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस 23 से 27 तक, और कहते हैं कि मिड मार्च से लेके मई तक हार्डली कोई इंटरनेशनल इंगेजमेंट रखी है आईसीसी ने, क्योंकि इस दौरान आईपीएल होगा। तो ये क्या बात है, आईसीसी क्या काम कर रही है? आईसीसी कोई काम नहीं कर रही है। जो गांगुली कहता है, शाह साहब कहते हैं, वो वही करते हैं। मैंने पहले भी कहा ये टूथलेस कैट है आईसीसी, और इसकी कहानी ख़त्म है। इसे हाँका जाता है, ये ख़ुद कुछ नहीं करती। और ये सही बात है कि आप इतने लीग डिपेंडेंट हो गए और प्लेयर भी शुरू हो गए कहना कि 50-50 ख़त्म करो, टेस्ट कम करो, टेस्ट मुल्कों को नहीं खिलाओ क्योंकि लीग्स हों। वो पेड एजेंट हैं वो प्लेयर। तो आईसीसी को तो ये समझना चाहिए, लेकिन आईसीसी नहीं समझती। वो एक अच्छा खासा रोल है आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट, बायलैटरल क्रिकेट, सीरीज़ क्रिकेट डिस्ट्रॉय करने में। दानिश आफाकी रत्न आरबल से कहते हैं शाहीन आफरीदी हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ एशिया कप। उनसे अर्ली ब्रेक थ्रू मिलते थे, उनकी एब्सेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, सीरियसली फ़र्क पड़ेगा। देखिए अप फ्रंट पहले 2-3 ओवर में वो विकेट ले जाते हैं, पहले 2 ओवर में, कभी पहले में ही। अप फ्रंट जो आपका ओपनर होता है लिमिटेड ओवर्स में, उसको सबसे ज़्यादा टीम चाहती है देर तक विकेट पे रहे, रन बनाए, सेटल हो जाए, टाइम मिले उसे। अब उसी वक्त मौके पे वो उसे उखाड़ देते हैं। दानिश आफाकी आगे लिखते हैं कि उनको ओवर यूज़ किया पीसीबी ने, बेहतर नहीं होता वक्तन फ़वक्तन उनको रेस्ट दिया जाता और बैकअप को इस्तेमाल किया जाता। आप सही कह रहे हैं, बेतुके और बेकार मैचेस में भी उनको खिलाया गया जो ज़रूरत नहीं थी। पीसीबी हार से इतना डरता है इन छोटे मोटी कंट्रीज से कि वो सबको खिलाता है, इनमें भी जिनको रेस्ट की भी ज़रूरत है। आगे बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि रिसेंट पास्ट में तीनों फॉर्मेट शाहीन शाह अफरीदी ने खेले हैं और 800 से ज़्यादा ओवर किए हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कलोड मैनेजमेंट। देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट में 2 चीज़ें हैं, टू प्रोटेक्ट योर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड कीप देम फॉर की इवेंट्स एंड की मैचेस। ये दोनों काम होते हैं इसमें। इंग्लैंड एक पीरियड में ठीक कर रहा था, फिर रास्ता भटक गया। लेकिन अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने ये किस्सा पहले शुरू किया था, और रेस्ट करते थे प्लेयरों को, रोटेट करते थे और बड़े साइंटिफिकली करते थे ताकि प्लेयर एग्जॉस्ट ना हो। और पाकिस्तान ने ऐसा कोई फार्मूला नहीं अपनाया। और ये बुमराह का हाल भी है जो आगे आप लिखते हैं कि बुमराह स्पीड स्पीड स्पीड, उनका एक्शन जो मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग कुछ भी कहें, बड़ा स्ट्रेन एंड स्ट्रेसफुल है। तो बुमराह को बड़ी डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। उनके घुटने, टांगे, एल्बो, बैक सब पे स्ट्रेन है। तो इसीलिए अब देखिए इंजरी से वो बाहर हो गए हैं, वो भी एशिया कप नहीं खेलेंगे, तो इंडिया को भी बहुत असर पड़ेगा। वो भी अप फ्रंट विकेट लेने वाले हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये आगे कहते हैं अनटेस्टेड पेस बैटरी कुछ कमाल कर सकती है दोनों मुल्कों के लिए। अनटेस्टेड नहीं है, जो बाकी हैं उनने भी बहुत खेला है, तो टेस्टेड हैं, लेकिन ये भूलना होगा इनको। मुझे 2003 का आलमी कप याद आता है। आलमी कप से बिल्कुल एन पहले माइकल बेवन उस वक्त वनडे के बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, इंजर्ड हो गए, नहीं खेला। साउथ अफ्रीका पहुंचे, शेन वॉर्न को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनने ममनुआ अदलियात का इस्तेमाल किया था। ऑस्ट्रेलियन टीम ने नए प्लेयर बुलाए और जो 15 थे समझा ये बेस्ट हैं और आलमी कप जीत गए। यही फिलॉसफी बेस्ट होती है। स्पोर्ट्स कॉर्नर कहते हैं थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट इन इंडिया, आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड एंड ग्रेटफुल। अब पिछले हफ्ते के क्विज की जाने आते हैं। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, 2 तस्वीरें मर्ज की गई हैं इसमें। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की ये तस्वीर है एथलेटिक्स के इवेंट की, और एथलेटिक्स में 50,000 लोग देखने आए थे। और तब मैंने बात की थी और मैंने उसकी कमेंट्री में कहा था कि अगर ऐसा रुझान लोगों का एथलेटिक्स में है तो एथलेटिक्स विल नॉट डाई इन इंडिया। लेकिन उसके बाद एथलेटिक्स के इवेंट ही नहीं हुए, प्रमोशन ही नहीं हुई,
और एथलेटिक्स का राइज ही नहीं हुआ। जो हमने देखा था, लोगों की दिलचस्पी है, सो यू कैन लिफ्ट इट अप। तब से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तकरीबन ऐसा ही पड़ा है। और इसका सही जवाब देने वालों में आसिफ इकबाल लोन वागर बडगाम से, लतपुरा पुलवामा से शबीर अहमद ऋषि, तुर्कवांगाम शुपियन से मुश्ताक लोन, फारूक अब्दुल्ला भटिंगो अनंतनाग से, मलिक सरफराज सोनियम पटन से, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, शौकत अली अवानगुंड पुलवामा से, दारूफ पुरवारा चाडोरा से, आबिद हुसैन वानी काजीगुंड से और सैयद मसरूर उल इस्लाम कुरहामा लोलाब से, इश्तियाक वानी छिटी बांडी बांडीपोरा से। ये भी सही जवाब देते हैं। ये सही जवाब इन लोगों ने दिया है पिछले हफ्ते के क्विज़ का, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। और इस हफ्ते का क्विज़ क्या है और विनर कौन है वो थोड़ी देर में बताएंगे। और इंडिया ने जो पहले दोनों वनडे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी आसानी से जीत लिया। और ये वो जिम्बाब्वे की टीम है जिसने हाल ही में बांग्लादेश को हराया था। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है और इसमें दीपक चाहर जो ज़ख्मी थे और वापस आए हैं, उनका बहुत अच्छा रिटर्न हुआ है। बहुत बेहतरीन स्विंग बॉलर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल ने स्कोर किया, शिखर धवन ने स्कोर किया। दूसरे मैच में 3 कैच पकड़े सैमसन ने और 43 नॉट आउट बनाए, वो मैन ऑफ द मैच हो गए। तो जो भी प्लेयर इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है वहाँ वो डिलीवर कर रहे हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है खिलाड़ियों को, ये बड़ी बात है। और वहाँ से न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा बेहतर क्रिकेट दिखा रहा है वेस्ट इंडीज़। मैचेस जीत के सीरीज़ 1-1 की बराबरी पे है, लेकिन लगता है कि कुछ अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कितनी देर कंटिन्यू करेंगे ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमने देखा इंडिया के साथ उनका क्या बुरा हाल हुआ। मैंने कुछ समय पहले आपसे एक बात की थी विकेट प्रिपरेशन के बारे में, कि आपके पास टफ विकेट हो तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द टफ विकेट, और अगर उनको शौक़ है और अगर इस प्रिपरेशन के दौरान उनको मेरी कोई सलाह चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर आपको एक विकेट डालनी हो तो आप 10 फीट बाई 100 फीट का एक रेक्टेंगुलर जगह सेलेक्ट करके उसको तकरीबन 13 इंच नीचे खोदिए। फिर 6 सरिये लगाइए आप 2-2 फीट के, अच्छे से उनको गाड़ दीजिए 4 कोनों में और 2 को बीच में। फिर इसमें आप वाटर लेवल कराइए। पहला मार्क 4 इंच पे, दूसरा भी 4 इंच पे, तीसरा 4 इंच पे, फिर 2-2 इंच पे लगेगा। मार्किंग जब 6 सरियों पे लग गई तो पहले आप नीचे 4 पे धागा डालिए, और अगर आपके पास कहीं से मोटी रेत अवेलेबल है उसको ठीक से छान के कचरा शचरा निकाल के, अक्सर ज़्यादातर तो हमें यहाँ गांदरबल से वो वाली सैंड मिलती है, तो नीचे आप डालिए 4 इंच। अगर पानी का कोई सोर्स है तो पानी डालिए, खुला पानी, एक दिन ठहर के फिर आगे चलेंगे। अगर नहीं है तो हाफ टन से रोल कर दीजिए। उसके बाद बीच में 2-2 इंच करके एक मिक्सचर डाला है। 10 पार्ट्स 10 हिस्से फाइन सैंड के होंगे और 1 हिस्सा मिट्टी का होगा। इसी को मिलाइए। मान लीजिए आप 10 बाटी रेता डालिए, 1 बाटी मिट्टी का डाल के उसको मिक्सर करके, पहले जो नीचे सैंड डाली हुई है उसको रेक से, उसको पंजा कहते हैं, उसको उससे खुरच के तो 2 इंच पहले डालिए, हाफ टन से रोल कीजिए, 2 इंच और डालिए, हाफ टन से रोल कीजिए। इंश्योर कीजिए कि 4 इंच तक अब 4-4 8 इंच हमारे हो गए। उसके बाद टॉप साइल आपको 8 इंच डालने हैं। पहले आप 4 इंच डालेंगे, मोटा मोटा तो नहीं डालना है, 1.25 इंच 1 इंच का डेला होना चाहिए। और आटा भी नहीं, पीस के जैसे आटा होता है वैसी मिट्टी नहीं डालनी। अगर आपके आसपास में कहीं मायादार मिट्टी हो, वो टॉप साइल के लिए ठीक है। पहले 4 इंच डालिए, रोल करिए हाफ टन से, 2 इंच डालिए, रोल करिए। अगर आप घास लगाना चाहें तो यही स्टेज है घास लगाने के लिए। यहाँ पहले आप घास लगाएंगे, बोएंगे, तो जब वो ऊपर आ जाएगा तो 1 इंच मिट्टी डालेंगे। फिर जब उससे भी थोड़ी बहुत घास ऊपर आ जाएगी, फिर 1 इंच और डालेंगे, तो ये 18 इंच आपका हो गया। 8 इंच टॉप साइल आपकी हो गई। तो ये जो विकेट आपकी बनेगी, वो जो विकेट है वो जो
साइड का ग्राउंड है उससे थोड़ा 3 इंच ऊपर रहेगा। इसमें आपको स्लोप का भी ख्याल रखना है। एक साइड से जहाँ आपको लगे कि ग्राउंड का पानी निकलता है जब बारिश होती है, तो उस साइड से हल्का स्लोप उसको दीजिए। जब आप नीचे बेस हम खोदेंगे इस ट्रंच को 10 बाय 100, तो जब हम उसमें थोड़ा हल्का सा रेत डाल के उसको रोल करेंगे, रेता डालने से पहले उस वक्त भी ये ख्याल रखना है कि किस साइड पे ग्राउंड का स्लोप है। तो बीच, इस ट्रंच के बीच में से हल्का सा एक साइड को आपको 1 इंच का स्लोप देना है। तो बाकी कंस्ट्रक्शन जो मैंने बताई है ऐसा कीजिए। जब सारा कुछ कंप्लीट होगा, अगर आप घास नहीं बोना चाहते हैं तो 2 इंच ऊपर के वो डाल दीजिए, पानी डालिए, 4 इंच तक गीला कीजिए। एक लकड़ी का टुकड़ा जो 4 इंच का होगा उसको पेनिट्रेट कीजिए, देखिए कि 4 इंच तक नीचे पानी गया है, तो उसको थोड़ा सूखने दीजिए। और अगर आपके पास हेसियन है, जिसको टाट कहते हैं, जो पैकिंग मटेरियल होता है, उसको आप विकेट पे डालिए, रोलर लाइए 1/2 टन, तो इसको देखिए कि इस पे चल सकता कि तो मिट्टी तो नहीं उठा रहा है। तो फिर उसी से फिर पहले आप साइड ऑन रोल कीजिए, फिर स्ट्रेट कीजिए। ये तकरीबन आधा घंटा चलेगा, 2-3 दिन ऐसा ही चलेगा। तीसरे दिन आप एक और किस्म की रोलिंग होती है इसी 1/2 टन से, जिसको डायगोनल रोलिंग कहते हैं, जो कोने कोने से होता है। उसके बाद फिर सीधा रोल हो जाएगा 1/2 टन से। और उसके बाद अगर आपके पास एक 1 टन रोलर है, तो 1 टन रोलर फिर थोड़ा पानी, हल्का सा पानी देके, जब थोड़ा विकेट गीला ही हो तो उस पर चढ़ाना है। क्योंकि लेटेस्ट जो रिसर्च है इंग्लैंड के, उसमें वो कहते हैं कि हैवी रोलर तो पहले ही आना चाहिए ताकि विकेट में कंपैक्शन जमाव आ सके। अक्सर पुराने वक्तों में जो विकेट बनाते थे तो वो पानी डाल के रोल करते थे, तो उनको लगता था कि उससे जमा हो जाएगा। लेकिन ये इंग्लैंड में जो रिसर्च हुआ तकरीबन 1.5 साल का, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो पानी है ये एक सॉलिड है, इसको आप कंपैक्ट नहीं कर सकते। कंपैक्शन तभी विकेट में आ जाएगा जब दरारें पड़ जाएंगी, पानी नीचे जाएगा, तो कंपैक्शन आ जाएगा। रोलिंग के बारे में जब आप विकेट बनाएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको फिर आगे गाइड कर सकता हूँ। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई और सवाल हो तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं किसी भी टाइम। ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू। पिछले हफ्ते का क्विज की जाने बातें, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीर आपको दिखाई गई थी और कई एक सही जवाब मिले थे। हमारे विनर सईद मंसूर इस्लाम तकिया मालोल आपसे बहुत बहुत मुबारक मंसूर आपको। आप मेरे ख्याल में पहली मरतबा KKMS क्विज के विनर हुए हैं। अब आज का सवाल ये आपके सामने है, कुछ इशारे हैं और आपको बताना है ये किस प्लेयर की बात हो रही है, उसका नाम। ये हमारा आज का सवाल है। खेल के मैदान से का आज हमने कुछ आपकी मेल दी, कुछ टेस्ट मैच की बात हुई। अभी जो हमें सवाल मिला है ज़हीर अब्बास का, उसका अगले हफ्ते जवाब देंगे और इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।